नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्टार न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, उन सबके बीच में एक बड़ी सवाल यह है कि आखिर सरकार कब किसानों की मांगों को मानेगी। और इस सबके बीच में 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया और ऐसे में ट्रेड यूनियन का समर्थन भी किसानों को मिल गया। ये बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की तरफ से 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद का जहां एक तरफ 10 ट्रेड यूनियनों ने समर्थन किया है, तो वहीं लेफ्ट और आरजेडी समेत कई राजनीतिक दल सामने आए हैं। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस ने भी किसानों के भारत बंद का खुला समर्थन किया है। टीआरएस ने घोषणा की है कि 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद को टीआरएस पार्टी पूरी तरह से समर्थन करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता इस भारत बंद में खुलकर हिस्सा लेंगे। टीआरएस ने ट्वीट करते हुए कहा कि केसीआर का मानना है कि लड़ाई को तब तक जारी रखने की जरूरत है जब तक कि नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। भारत बंद की सफलता के लिए टीआरएस पार्टी काम करेगी। लोगों से बंद को सफल बनाने और किसानों के लिए खड़े होने का अनुरोध भी किया। और आज 6 दिसंबर है। आज का दिन संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित होता है और आज तमाम जगहों पर उनका आयोजन किया गया, उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 6 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महान समाज सुधारक और विद्वान बाबा साहेब का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके घर पर हुआ था। महापरिनिर्वाण दिवस पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने बाबा साहेब को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने कहा है कि महापरिनिर्वाण दिवस पर महान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देता हूं। उनके विचार और आदर्श आज भी लाखों लोगों को ताकत देते रहते हैं। हम उनके राष्ट्र के प्रति सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उनकी जयंती पर नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस पर हजरतगंज स्थित पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। और जम्मू कश्मीर में सीज फायर के उल्लंघन की घटना सामने आई है। एक बार फिर सीज फायर की उल्लंघन की घटना सामने आने के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी वारदात सामने आ रही है और एक तरफ जहां सीमा पर लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं आतंकी घटनाएं भी हो रही हैं। रविवार को आतंकियों ने श्रीनगर स्थित हवाल के साज गरीपोरा में पुलिस और सीआरपीएफ के एक संयुक्त दल पर हमला बोल दिया। इस घटना में एक जवान और एक नागरिक घायल हो गए हैं। इस आतंकी हमले की घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों की सघन तलाशी की जा रही है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की। यह घटना दोपहर बाद करीब 4 बजे की बताई जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के कासपा और किरनी सेक्टरों में फायरिंग की गई और मोर्टार से गोले दागे गए। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान की इस नापाक हरकतों का भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। उससे पहले पाकिस्तान ने सुबह करीब 11:40 पर एक बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागकर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इससे पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से लगी अग्रिम चौकियों और गांवों में गोलीबारी की थी। और कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार के बीच में सरकार की चिंता भी बढ़ती जा रही है। सरकार हर संभव कोशिश करे लेकिन फिर भी आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है। रिकवरी रेट काफी बेहतर है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का सितम देखने को मिल रहा है। वहीं अच्छी खबर यह है कि भारत में रोजाना सामने आने वाले मामलों में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 दिनों में भारत में कोविड-19 के मामलों में रिकवरी ज्यादा देखने को मिली है। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना की वजह से 482 लोगों की मौत हुई है। वहीं 36,011 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 96,44,022 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 41,970 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। बता दें कि कोरोना के कारण अब तक 1,40,182 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश में रिकवरी रेट अब बढ़कर 94.36% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। वहीं भारत में करीब 136 दिन बाद पहली बार एक्टिव मामलों की संख्या 4,10,000 से कम हुई है। 22 जुलाई को देश में 4,11,000 एक्टिव मामले थे।
पिछले 8 दिनों से रिकवरी रेट के नए मामलों की तुलना में ज्यादा बना हुआ है। वहीं दुनिया भर में कोरोना के अब तक 6,68,32,931 मामले सामने आए हैं। वहीं 15,33,741 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। 6.62 करोड़ का आंकड़ा जो है पार कर चुका है। सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,62,00,000 से अधिक हो गई है। वहीं वायरस से अब तक 15 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर की हम बात कर रहे हैं। अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। हालांकि इसकी वैक्सीन जल्द आने की खबर से उम्मीद की किरण जगी हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले में अमेरिका बढ़ रहे हैं। तो वहीं अमेरिका में पिछले शनिवार तक 24 घंटे में 2,24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 96 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 36,000 मामले बढ़े हैं। वहीं कोरोना से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 47,000 मामले दर्ज किए गए। और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जब किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे तो उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। उसके बाद में तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एनडीए सरकार को निकम्मी और डरपोक करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के पक्ष में धरना देने को लेकर उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तेजस्वी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए, वरना वे खुद गिरफ्तारी देंगे। आरजेडी के नेता ने कहा कि किसानों के लिए वे फांसी पर चढ़ने को भी तैयार हैं। बता दें कि यादव ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ पटना के गांधी मैदान में संसद द्वारा पारित नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर धरना दिया था। प्रशासन की तरफ से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर उन्होंने ट्वीट कर कहा, डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर एफआईआर दर्ज की है। दम है तो गिरफ्तार करो, अगर नहीं करोगे तो इंतजार करने के बाद स्वयं गिरफ्तारी दे दूंगा। किसानों के लिए एफआईआर क्या, अगर फांसी भी देना है तो दे दीजिए। और बिहार के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा की अब एनडीए वापसी हो सकती है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने एआईएमआईएम पार्टी के साथ में गठबंधन करके मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में चुनाव लड़ा था। और ऐसे में पिछले दिनों आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर सकते हैं और एक बार फिर से उनकी घर वापसी हो सकती है। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए थे और महागठबंधन में शामिल हो गए थे। 2019 के चुनाव परिणाम में भी कुशवाहा की पार्टी के पक्ष में नहीं रहे थे, जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने महागठबंधन से भी नाता तोड़ दिया था और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करके सीएम उम्मीदवार बन गए थे। और अब चुनाव में हार के बाद कुशवाहा के सियासी भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि 2 दिसंबर को कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। और कैलाश विजयवर्गीय का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीएए को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और देश में लगातार जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं उस पर भी साफ तौर पर अपनी टिप्पणी जाहिर की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है और उत्तर 24 परगना जिले में R9 अन्याय यानी अन्याय और नहीं अभियान के तहत उन्होंने पत्रकारों से कहा, हमें उम्मीद है कि सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए प्रक्रिया अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सीएए को ईमानदार नियत से पड़ोसी और देशों से हमारे देश और उत्पीड़न शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए प्रेरित ने टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जाहिर देते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य के मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है और सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई और जैन पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान शामिल किया गया है।
और देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार के द्वारा हर कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इससे पहले भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल देखा गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। यानी आज रविवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 28 से 30 पैसे तक की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल बढ़कर 90 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल भी 30 पैसे बढ़कर 80 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बता दें कि लगातार 5वां दिन है जब देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में 20 नवंबर से अब तक 14 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल 2 रुपये 35 पैसे और डीजल आज 20 पैसे बढ़कर 83 रुपये 41 पैसे और डीजल 29 पैसे बढ़कर 73 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। और बता दें कि इससे पहले अक्टूबर महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि अगस्त में पेट्रोल और डीजल, इसके पहले जुलाई माह में डीजल के रेट में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $50 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने में कच्चे तेल के भाव तेजी में उछाल आया है। बता दें कि ओपेक देशों ने जनवरी से उत्पादन में 5 लाख बैरल की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल के भाव और बढ़ने की संभावना है। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लाल बाग इलाके में घर में गैस सिलेंडर में धमाका हुआ, जिसमें 20 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल सभी को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई के लाल बाग इलाके में सिलेंडर धमाका होने से 20 लोग घायल हो गए। दमकल की 2 गाड़ियां और 2 जंबो टैंकर मौके पर पहुंच गए हैं। यह जानकारी नगर निगम ने दी है। हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में चल रहा है। इसी बीच मुंबई में मेयर किशोरी पेडनेकर लालबाग क्षेत्र में हुए सिलेंडर धमाके में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए पहुंची थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिल्डिंग के बंद कमरे में गैस सिलेंडर का रिसाव हुआ और पिछले कुछ समय से वहां गैस की बू आ रही थी। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को इस बारे जानकारी दी गई, हालांकि इनकी जांच से पहले ही वहां धमाका हो गया। और जम्मू कश्मीर में घाटी पार आतंकी गतिविधियों के सामने आने की खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इसमें मुफ्ती महबूबा का नाम भी बीच में सामने आने की बात चल रही है। बीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ शनिवार को पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष वाहिद उर रहमान पारा के घर पहुंची और उनके परिजनों से मुलाकात की। वह लगभग 1 घंटे तक वहां रही। वाहिद फिलहाल आगे के संबंध रखने के आरोप में एनआईए की गिरफ्त में है। वाहिद डीडीसी चुनाव में पीएजीडी के उम्मीदवार हैं। इस दौरान पीडीपी के वरिष्ठ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महबूबा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वाहिद की जीत सुनिश्चित करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद मीडिया से बातचीत करते से परहेज किया। इससे पहले 27 नवंबर को महबूबा ने पुलवामा जाने की कोशिश की थी, परंतु सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए विस्टा न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।